नमो नमः छात्रों, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा के त्रयोदशः पाठ महाभारते विज्ञानम इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास को समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसके प्रश्न और अभ्यास को समझते हैं। पहला प्रश्न इसका, एक पदेन उत्तरम लिख। एक पद से उत्तर लिखो। एक पद से, एक शब्द से उत्तर लिखो। इसको विशेष रूप से समझ लीजिए। एक पद कहा है तो हमें एक पद में ही उत्तर लिखना है। प्रश्न का प्रश्नांश क, महाभारतस्य प्रणयनम केन कृतम। महाभारत का प्रणयन या महाभारत की रचना केन किसके द्वारा कृतम की गई। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर देखिए, वेद व्यासेन, वेद व्यास के द्वारा की गई। अगला प्रश्नांश ख, जलम बिना किम न संभवम। जल के बिना क्या संभव नहीं है? जल के बिना क्या संभव नहीं है? उत्तर जीवनम। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्नांश, खगोल शास्त्रम कस्मिन् क्षेत्रे प्रसिद्धम। खगोल शास्त्र किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उत्तर काल गणना क्षेत्रे। खगोल शास्त्र काल गणना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति का है उत्तर उसी विभक्ति में देना है। प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति का है उत्तर उसी विभक्ति में देना है। और प्रश्नवाचक शब्द को मैंने एक भिन्न रंग से यहाँ पर दिखलाया है और उत्तर को भी भिन्न रंग से दिखलाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्नांश देखते हैं। राजप्रासादादीनां निर्माणे कस्य उपयोगः भवति स्म। राजभवन के निर्माण में किसका उपयोग होता था? राजभवन के निर्माण में किसका उपयोग होता था? तो उत्तर है आयसः। अगला प्रश्न देखते हैं। केन दर्शनेन सूक्ष्म वस्तु बृहत् इव भासते। किसके द्वारा देखने से सूक्ष्म वस्तु बड़ी की तरह दिखती है? किसके द्वारा देखने से सूक्ष्म वस्तु बड़ी की तरह दिखती है? उत्तर काचकेन, लेंस के द्वारा। यदि हम लेंस के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं तो छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न, एक वाक्य न उत्तरम लिखत। एक वाक्य से उत्तर लिखो। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। इसके पहले आया था एक पदेन, वहां एक पद में, एक शब्द में लिखना था उत्तर। अब यहाँ पूरा एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इसका प्रश्नांश क, शिष्यान कथम परीक्षेत। शिष्यों की परीक्षा कैसे करें? उत्तर शिष्यान शील गुणादिभिः परीक्षेत। शिष्यों की शील गुण आदि के द्वारा परीक्षा करें। शिष्यों की शील गुण आदि के द्वारा परीक्षा करें। अगला प्रश्नांश ख, आभरण स्वरूपेण कयोः उपयोगिता महाभारते वर्णिता। आभरण स्वरूपेण, आभूषण के रूप से, कयोः किन की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है? उत्तर आभरण स्वरूपेण स्वर्ण रजतयोः उपयोगिता महाभारते वर्णिता। आभूषण के रूप से सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। अब यहाँ आप देखिए, जो एक वाक्य के प्रश्न हैं उन एक वाक्य के प्रश्नों में
उत्तर का अधिकांश भाग प्रश्न में ही निहित रहता है। केवल प्रश्नवाचक शब्द को पहचानिए और प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति को पहचानिए और उस प्रश्नवाचक शब्द को प्रश्न में से हटाइए और उसकी जगह उसके उत्तर को लिख दीजिए। प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो जाता है। इतना हमको ध्यान रखना है। ये भाग पूरा प्रश्न का ही है, केवल यहाँ हमने उत्तर लिखा है। ऐसे इस प्रश्न में देख लीजिए, कयो की जगह हमने केवल स्वर्ण रजत यो लिखा है, शेष भाग पूरा प्रश्न में ही निहित है। ऐसा अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको उत्तर लिखने में जो त्रुटियां होती है वो नहीं होंगी। अगला प्रश्नांश देखते हैं। ग जनाः सुगंध द्रव्याणां निर्माणार्थं कस्य उपयोगः कुर्वन्ति स्म। लोग सुगंध द्रव्याणां सुगंधित द्रव्य के अर्थात इत्र के निर्माणार्थम निर्माण के लिए किसका उपयोग करते थे। उत्तर देखिए, जनाः सुगंध द्रव्याणां निर्माणार्थम तैलस्य उपयोगः कुर्वन्ति स्म। लोग सुगंध द्रव्यों के निर्माण के लिए तेल का उपयोग करते थे। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, कस्य की जगह उत्तर लिखा है केवल तेलस्य, बाकी पूरा प्रश्न वैसा का वैसा ही लिखा गया है। अगला प्रश्नांश देखते हैं। ग वेदव्यासेन महाभारतस्य प्रणयनम किमर्थम कृतम। वेदव्यास के द्वारा महाभारत का प्रणयन अथवा महाभारत की रचना किस लिए की गई। उत्तर, वेदव्यासेन महाभारतस्य प्रणयनम लोकोपकाराय कृतम। वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना लोक कल्याण के लिए की गई है। यहाँ पर भी किमर्थम किस लिए, लोकोपकाराय लोक कल्याण के लिए, केवल यही उत्तर लिखा है प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर। अगला प्रश्नांश देखते हैं। महाभारतम कस्याः परिचायक ग्रंथः। महाभारत किसका परिचायक ग्रंथ है। उत्तर, महाभारतम भारतीय सनातक वैदिक संस्कृते परिचायक ग्रंथः। महाभारत भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक ग्रंथ है। महाभारत भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक ग्रंथ है। अगला प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिख। अधोलिखित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नांश क मानवस्य स्वभावः कः। मनुष्य का स्वभाव कैसा है। उत्तर देखिए, मानवस्य स्वभावः अस्ति यत् सः लज्जया स्वकीयं नश्वरम् अपि शरीरं वस्त्रेण आच्छादितुम् इच्छति। मानवस्य मानव का स्वभाव अस्ति है कि वह लज्जया लज्जा से स्वकीयम अपने नश्वरम अपि शरीरम नाशवान शरीर को भी वस्त्रेण वस्त्र के द्वारा आच्छादितुम् इच्छति ढकने की इच्छा करता है। मानव का स्वभाव है कि वह लज्जा से अपने नश्वर शरीर को भी वस्त्र के द्वारा ढकने की इच्छा करता है। अगला प्रश्नांश ख रसायन शास्त्र विषये व्यासदेवः किम कथयति। रसायन शास्त्र के विषय में व्यासदेव क्या कहते हैं। रसायन शास्त्र के विषय में व्यासदेव क्या कहते हैं। उत्तर देखिए, रसायन शास्त्र विषये व्यासदेवः कथयति रसायनविदश्चैव सुप्रयुक्त रसायनाः
जरया भग्ना दृश्यन्ते उत्तमे ही नागे ही नगा इव। कहा कि रसायन शास्त्र के विषय में व्यासदेव कहते हैं कि रसायन विदश्चैव, रसायन को अच्छी प्रकार से जानने वाले, रसायनाः सुप्रयुक्त, रसायन का उचित उपयोग करके, जरया वृद्धावस्था को भग्ना दृश्यन्ते, भग्न करते दिखते हैं, उत्तमे ही नागे ही नगाइव दृश्यन्ते, इसको फिर से यहाँ लेंगे, और उत्तमे ही नागे ही, उत्तम औषधियों के द्वारा, नगाह इव पर्वत की तरह, पर्वत के समान, दृश्यन्ते दिखते हैं। रसायन शास्त्र के विषय में व्यासदेव कहते हैं कि रसायन को जानने वाले रसायन का उचित उपयोग करके वृद्धावस्था को भग्न करते दिखते हैं और उत्तम औषधियों के द्वारा पहाड़ की तरह दिखते हैं। अगला प्रश्नांश देखते हैं। भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्ध कहा, भौतिक शास्त्र में अत्यधिक प्रसिद्ध क्या है? कहा विचार, भौतिक शास्त्र में अत्यधिक प्रसिद्ध विचार कौन सा है? उत्तर वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम इति एषः विचारः। भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्ध वस्तुनाम, वस्तुओं का अन्य के सापेक्ष चलना, ऐसा ऐसा यह विचार भौतिक शास्त्र में अत्यधिक प्रसिद्ध है। वस्तु का अन्य के सापेक्ष चलना, इस प्रकार का यह विचार भौतिक शास्त्र में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, यथायोग्यम योजयत, उचित मिलान करिए, उचित जोड़िए। तो यहां पर देखिए अ और आ लिखा है। अ का उत्तर इस अ भाग में है, लेकिन उनका क्रम बदला हुआ है, अर्थात क का उत्तर उसके सामने नहीं लिखा है, यहां कहीं इन पांचों में लिखा है, तो उसमें से हमको सही जोड़ना है कि इस क का उत्तर क्या है। तो यहां देखिए क्षेत्रम, कृषि, ये सही उत्तर है, इसके सामने लिखा। विपलम सेकेंड सही उत्तर है, इसके सामने सेकेंड लिखा। वैद्यक शास्त्रम, इसका सही उत्तर आरोग्य शास्त्रम है, इसके सामने हमने आरोग्य शास्त्रम लिखा। वेदव्यास महाभारतम, इसका सही उत्तर है, ये हमने इसके सामने सही उत्तर लिख दिया। कालगणना खगोल शास्त्रम, ये इसका सही उत्तर है, इसके सामने हमने लिख दिया। अब अधिकांश समय में छात्र क्या करते हैं कि इनका उत्तर लिखते समय वो एक जो सही उत्तर है उससे उसको एक लकीर के द्वारा मिला देते हैं, एक रेखा के द्वारा। जैसे ये क्षेत्र में इसका सही उत्तर कृषि है, तो यह क्षेत्रम से लेके एक रेखा वो यहाँ पर खींच देते हैं। क्या करते हैं, ये एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, ये क्षेत्रम का सही उत्तर। ऐसा हमको नहीं करना है, हमको पहले अभाग पूरा लिखना है। अभाग पूरा लिखने के बाद ये दिए हुए उत्तर उनके सामने क्रम से लिखना है। अगला प्रश्न, पांचवा, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। अगर दिए जो वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं उन वाक्यों में अगर सही है तो आम लिखना है, गलत है तो न लिखना है। अब देखिए प्रश्नांश क, महाभारते सरसव तेलस्य बहुशः उल्लेखो वर्तते। महाभारत में सरसों के तेल का बहुत बार उल्लेख है। उत्तर सही है, तो इसके सामने हमको लिखना है आम। ख देखिए, राजरोगाणाम शमनाय पंचसप्तति विधाः चिकित्साः करणीयाः। राज रोग आदि के शमन के लिए 75 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। तो उत्तर गलत है, क्योंकि राज रोग आदि के शमन के लिए द्विसप्तति विधा है, 72 प्रकार की विधाओं की चिकित्सा करने का उल्लेख है, इसलिए उत्तर न है, इसके सामने न लिखेंगे।
अगला देखते हैं, इसी का अगला प्रश्नांश, ग महाभारतम लक्षेक पद्यात्मकम महाकाव्यमस्ति। महाभारत 1,00,000 पद्यों का महाकाव्य है। तो उत्तर सही है, 1,00,000 पद्य है, अतः इसके सामने आम लिखेंगे। घ यत महाभारते अस्ति तदन्यत्र नास्ति। जो महाभारत में है वह अन्य जगह नहीं है। तो उत्तर गलत है, जो महाभारत में है वही अन्य जगह पर है, इसलिए उत्तर न आएगा। अगला, वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम भौतिक शास्त्रस्य सिद्धांतः। वस्तुओं का अन्य के सापेक्ष चलना भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। वस्तु का अन्य के सापेक्ष चलना भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है, सही है, उत्तर आएगा आ। अगला प्रश्नांश देखते हैं, 6वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिख। अधोलिखित नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। क्या करना है, नीचे हमको कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों का मूल शब्द क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है, यह हमको उसमें लिखना है। कैसे, तो हम क्या करेंगे, ये 4 कॉलम बना लिए, शब्द, मूल शब्द, विभक्ति, वचन, ठीक है। अब एक उदाहरण दिया, उदाहरण को देख लीजिए। यथा लज्जया, मूल शब्द लज्जा, विभक्ति तृतीया और वचनम एक वचनम। उसी प्रकार से अब आयसः, आयस मूल शब्द है, विभक्ति षष्ठी है, वचनम एक वचनम है। अगला, कुलानाम, कुल मूल शब्द है, विभक्ति षष्ठी है और वचनम बहुवचनम है। अगला प्रश्नांश, ग वस्त्रेण, मूल शब्द वस्त्र, विभक्ति तृतीया और वचनम एक वचनम। अगला, घ पुष्पाणाम, मूल शब्द पुष्प, विभक्ति षष्ठी, वचनम बहुवचनम। अगला, तैलस्य, मूल शब्द तैल, विभक्ति षष्ठी, वचनम एक वचनम। अगला, शमनाय, शमन मूल शब्द है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचनम। इस प्रकार से ये शब्द, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न शब्द दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो इस प्रकार से हमको वहां पर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न, अधोलिखित पदानाम धातुम लकारम वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों के धातु, लकार और वचन लिखो। क्या करना है, नीचे कुछ पद दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, उनकी मूल धातु क्या है, कौन सा लकार का प्रयोग हुआ है, किस वचन का है, ये हमको उसमें लिखना है। तो देखिए, ये 4 इस प्रकार से हम कॉलम बना लेंगे। एक पदम, फिर मूल धातु के लिए धातु, फिर उसका लकार, फिर उसका वचन। तो यहाँ पर पद लिखेंगे, फिर कौन सी धातु है लिखेंगे, कौन सा लकार है लिखेंगे, कौन सा वचन है लिखेंगे। जैसे उदाहरण, यहाँ पर क विद्यते, तो धातु विद, लकार लट लकार एक वचनम। ख वर्तते, वृत धातु, लट लकार एक वचनम। अगला प्रश्नांश, उल्लिखति, उत उपसर्ग है, लिख धातु है, लट लकार का प्रयोग हुआ है और एक वचन का है। अगला, परिच्छेद,
परि उपसर्ग है, ईश धातु है, विधिर्लिंग लकार है और एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। तीन भाग बना दिए। पदम संधि विच्छेदा संधि नाम। पद को यहां लिखेंगे, उस पद का संधि विच्छेद लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। देखते हैं। क पदम है विषयोयम, संधि विच्छेद की विषयः धन अयम, ये विसर्ग है, इसलिए संधि भी विसर्ग संधि। संधि विच्छेद में ध्यान रखना है, विसर्ग का अवग्रह हुआ है, तो विषयः धन अयम विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला इत्येषः, इति धन एषः, इति धन एषः। ई के बाद ए स्वर आया है, कोई भिन्न स्वर है, तो भिन्न स्वर आने पर ई का य हो जाता है, यण संधि का उदाहरण है। त्वत्र, तू धन अत्र, इसमें त तू में ऊ है, ऊ के बाद भिन्न स्वर अ है, तो हम देखते हैं कि भिन्न स्वर के बाद ये अगर ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो ऊ का व हो जाता है और ये हो गया त्वत्र, यण संधि। अगला एतदर्थम, एतत् धन अर्थम, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों? एक तरफ व्यंजन है, एक तरफ स्वर है। स्वर संधि के लिए क्या जरूरी है? दोनों तरफ स्वर होना बहुत ही जरूरी है, तभी वह स्वर संधि का उदाहरण होता है। और यदि विसर्ग है तो विसर्ग का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ व्यंजन है और स्वर है, इसलिए यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदोत्थाय, सदा धन उत्थाय, यहाँ देखिए आ ऊ दोनों ही स्वर हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह तय हो जाएगा कि ये स्वर संधि का उदाहरण है। फिर देखना पड़ेगा कौन सा भेद है स्वर संधि का, कौन सा यह भेद है, ये देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर देखिए आ के बाद ऊ आया है, तो आ के बाद ऊ आएगा तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है और शब्द बनता है सदोत्थाय। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित शब्दानां पर्यायवाची शब्दान लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। शब्द है वेदव्यासः, कालः, सुवर्णम, मनुष्यः। इनके हमको पर्यायवाची लिखना है। कैसे? जैसे यहाँ लिखा यथा जलम, जल का पर्यायवाची वारी। ऐसे ही क वेदव्यासः पर्यायवाची किताब में ही है बादरायणः। कालः समयः। अगला सुवर्णम कनकम। ये दोनों ही पाठ के अंदर आए हैं, ये सब शब्द पाठ में हैं। अगर हम ढूंढेंगे तो पाठ में से ही मिल जाए। मनुष्यः, नरः। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखिताव्ययानां वाक्य प्रयोगम कुरुत। अधोलिखित नीचे लिखे अव्ययानाम अव्ययों का वाक्य प्रयोगम वाक्य में प्रयोग कुरुत करो। नीचे लिखे अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे यथा एक उदाहरण दिया है, अत्र अवयव है, इससे एक वाक्य बनाना है। अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूं। अब बे प्रश्नांश क में देखिए अवयव है अपि, तो अपि का प्रयोग करते हुए हमको एक वाक्य बनाना है। अहम अपि पठामि, अहम अपि पठामि।
अपी का प्रयोग हो गया, मैं भी पढ़ रहा हूं या मैं भी पढ़ता हूं। इदानीम इस समय, इदानीम रामः पठिष्यति, इस समय राम पढ़ेगा, इस समय राम पढ़ेगा। ग विना, जलम विना जीवनम नास्ति, जलम बिना, जल के बिना जीवन नहीं है, अर्थात जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। अगला यथा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा जैसा राजा है, तथा प्रजा वैसी ही प्रजा होगी। तो यहां हमको क्या करना है, ये जो अवयव दिए हैं इन अवयवों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करना है। अगला देखिए, एव रामः एव राजा भवेत्, राम ही राजा होवे या होना चाहिए, राम ही राजा होना चाहिए। अब इस तरह से वाक्य का प्रयोग करना है, इन अवयवों का उसमें प्रयोग हो जाए। आप अगर अपनी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ में भी कहीं ढूंढेंगे तो शायद आपको इन अवयवों का प्रयोग करते हुए कोई न कोई वाक्य आपको वहां पर मिल जाएगा। धन्यवाद। नमो नमः।